अरस्तू का अनुकरण सिद्धांत। आज हम देखेंगे अरस्तू का अनुकरण सिद्धांत। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से भी। तो अरस्तू के अनुकरण सिद्धांत की मूल बातें जो हैं उनकी हम आज चर्चा करेंगे यहाँ पर। अरस्तू मूलतः प्लेटो का शिष्य था, ये सर्वविदित है। और अरस्तू के बारे में कहा जाता है कि ये सिकंदर महान के गुरु थे। सिकंदर एक जो है पश्चिम के बहुत बड़े जो एक तरह से विश्व विजेता उन्हें कहा जाता है, तो उनके गुरु के रूप में विख्यात हैं अरस्तू। अरस्तू के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने साहित्य संबंधी जो जो भी विचार व्यक्त करे हैं वो दो ही उनके ग्रंथ मूल हैं साहित्य संबंधी। एक है पोइटिक्स अर्थात काव्यशास्त्र और दूसरा है कैथारसिस अर्थात भाषण शास्त्र। तो अनुकरण शब्द जो है वो यूनानी भाषा के मीमेसिस शब्द का हिंदी पर्याय है। ये सामान्य बात है, आप इस बात को बहुत ज़्यादा जो है उससे ना लें, लेकिन सामान्यतः इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि अनुकरण शब्द जो है वो मीमेसिस मतलब यूनान भाषा का शब्द है, मीमेसिस उसका हिंदी अनुवाद है। वस्तुतः हिंदी में यह शब्द अंग्रेजी भाषा के इमिटेशन के रूप में आया है, इमिटेशन से रूपांतरित होकर आया है। अरस्तू से पूर्व प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत का विवेचन जो हुआ है, या प्लेटो ने जो अनुकरण सिद्धांत का विवेचन किया है, उसको मैं थोड़ा सा यहाँ स्पष्ट करूँगा कि उन्होंने क्या किया था कि अनुकरण को त्याज्य माना था, क्योंकि उन्होंने माना था कि क्योंकि ईश्वर ही सत्य है और सत्य की जो अनुकृति है वो संसार है और संसार की अनुकृति काव्य है। इस प्रकार उन्होंने काव्य को अनुकरण का अनुकरण माना। दूसरे शब्दों में अगर कहें कि अनुकरण का अनुकरण जब होगा तो वो कभी पूर्ण नहीं होगा, इसलिए वो अधूरा होगा। अतः संसार जो है वो कहीं ना कहीं अधूरा सत्य, अतः जो संसार है वो अपने आप में अर्ध सत्य है क्योंकि वो अनुकरण है सत्य का, और काव्य उसका भी अनुकरण है इसलिए वो भी उससे अर्ध सत्य, इसलिए 3/4 जो है वो झूठ है, इसलिए त्याज्य है। तो ये प्लेटो ने स्थापना की थी। प्लेटो ने अनुकरण का प्रयोग जो किया था वो कहीं ना कहीं उन्होंने उसको स्थूल अर्थ में किया था। उन्होंने अनुकरण को बिल्कुल सीधा सीधा कह दिया कि सत्य का अनुकरण संसार है, संसार का अनुकरण जो है वो कवि करता है अपने कविता में, इसलिए काव्य जो है कविता जो है उसकी सत्य से दूर होती है, इसलिए वो अनुकरण का अनुकरण है और वो कभी सत्य की व्याख्या नहीं की जा सकती, कविता से अपेक्षा नहीं की जा सकती। ये अरस्तू का मानना, प्लेटो का मानना था। प्लेटो ने अनुकरण का प्रयोग स्थूल अर्थ में किया। बात ध्यान से सुनना, क्योंकि प्लेटो की हम बात करते हुए अरस्तू पर जाएंगे, क्योंकि हम प्लेटो की बात पहले करिए कि प्लेटो ये मानता था अनुकरण को, लेकिन आगे अरस्तू किस तरह से प्लेटो जो उनके गुरु थे उनकी बात को, अपने गुरु की बात को किस तरह से नए संदर्भ में लेता है, ये आगे आपको जानने को मिलेगा। आगे मैं अभी आपको आता हूँ कि प्लेटो ने अनुकरण का प्रयोग स्थूल अर्थ में किया है और इस आधार पर उसके 3 भेद किए हैं: नाट्यात्मक अनुकरण, असत काव्य और सत काव्य। ये 3 है, नाट्यात्मक काव्य, असत काव्य और शत काव्य। अरस्तु ने भी अनुकरण के सिद्धांत को इसी रूप में लिया है। अरस्तु ने भी अनुकरण का यही सिद्धांत लिया है, सिद्धांत उन्होंने यही लिया है कि अनुकरण का अनुकरण है, किंतु इसने अपनी कल्पना से इसमें कहीं ना कहीं नया रंग भर दिया, या अनुकरण को कहीं ना कहीं अपनी कल्पना द्वारा उन्होंने अनुकरण की कुछ विशेष बातें जो हैं वो रखी हैं अनुकरण के संदर्भ में। अरस्तु द्वारा जो अनुकरण शब्द का प्रयोग किया गया है
वो किस अर्थ में किया गया है, इसकी व्याख्या भी विद्वानों ने अपने अपने ढंग से करी है। प्रोफेसर ब्रूचर, इसमें देखो प्रोफेसर ब्रूचर का संदर्भ दिया हुआ है। प्रोफेसर ब्रूचर ब्रूचर मानते हैं कि अरस्तु द्वारा जो अनुकरण शब्द का प्रयोग किया गया है या अनुकरण को जो अर्थ किया गया है, वो सादृश्य विधान के द्वारा मूल वस्तु का पुनराख्यान है। मतलब सादृश्य विधान के द्वारा मूल वस्तु का पुनराख्यान का तात्पर्य है कि दृश्य के माध्यम से जो मूल वस्तु का जिस तरह का चित्रण देखा गया, समझा गया, वो सीधा सीधा वर्णन किया गया है। प्रोफेसर मरे ने बताया है, या प्रोफेसर मरे द्वारा जो अनुकरण शब्द की व्याख्या की गई है, उन्होंने अनुकरण का, अरस्तु के अनुकरण को इस तरह से माना है कि अनुकरण का अर्थ सर्जना का अभाव नहीं अपितु पुनर्सर्जना है। मतलब उन्होंने माना है प्रोफेसर मरे ने कि अरस्तु मानते हैं कि अनुकरण का अर्थ सर्जना का अभाव नहीं है बल्कि पुनर्सर्जना है। अरस्तु ने काव्य को सौंदर्यवादी दृष्टि से देखा और इसे दार्शनिक, राजनीतिक एवं नीति शास्त्र के बंधन से मुक्त किया है। अरस्तु ने जो काव्य को देखा था वो कैसी दृष्टि से देखा था? सौंदर्यवादी दृष्टि से देखा था। ये बात समझने वाली है बस, कि अरस्तु जो है काव्य को नकल नहीं मानता, वो एक सौंदर्यवादी दृष्टि से देखने का पक्षपाती था। और अरस्तु के स्वयं के ही शब्द हैं, आर्ट इज द इमिटेशन ऑफ नेचर, अर्थात कला प्रकृति की अनुकृति है। प्रकृति से उनका अभिप्राय जगत के बाह्य गोचर रूप के साथ साथ उनके आंतरिक रूप, जिसमें कि जो आंतरिक मनोभाव, मनोविकार होते हैं, काम, क्रोध आदि, उनसे भी अरस्तु का मानना। अरस्तु ने हूबहू नकल को अनुकरण नहीं माना। उनके अनुसार प्रकृति के अनेक दोष और अभाव भी अनुकृति प्रक्रिया से या अनुकरण की प्रक्रिया से कला द्वारा पूरे किए जाते हैं। जैसे कि मतलब मैंने पहले क्लासरूम में भी बताया था कि अरस्तु जो है वो मानते हैं कि जैसे कोई पेड़ का अगर वो चित्रण करेंगे तो वो मानते हैं कि पेड़ में कोई सूखे पत्ते भी होंगे, उनके चित्रण नहीं करेंगे। अच्छा चित्रकार क्या करेगा, उसको हरा भरा दिखाएगा। तो कहीं ना कहीं वो पेड़ का अनुकरण होते हुए भी उसको सर्जनात्मक बना दिया कि वो मूल पेड़ से भी कहीं ना कहीं अच्छा हो गया। तो इस तरह से अरस्तु जो है अनुकरण को हूबहू नकल नहीं मानते हैं। उनके अनुसार प्रकृति के अनेक दोष और अभाव भी अनुकृति की प्रक्रिया से कला द्वारा पूरे किए जाते हैं। एम्बरक्रॉम्बी ने अरस्तु के तर्क को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि यदि कविता प्रकृति का केवल दर्पण होती, सीधा सीधा केवल अनुकरण होती, मतलब दर्पण होती, तो उसमें तो हमें उससे कुछ अधिक नहीं दे सकती थी। केवल यदि कविता प्रकृति का केवल दर्पण होती तो वह हमें उससे कुछ अधिक नहीं दे सकती थी जो प्रकृति देती है। पर तथ्य यह है कि कविता का आस्वादन इसलिए करते हैं क्योंकि वह हमें वह भी प्रदान करती है जो प्रकृति नहीं दे सकती। तो कविता क्या प्रदान करती है? कविता हमें ज्ञान प्रदान करती, कविता हमें आनंद प्रदान करती, कविता हमारा मनोरंजन करती है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें कविता की भी विशेष होती हैं, प्रकृति से भी अलग हटके होती हैं। तो ये एम्बरक्रॉम्बी कहता है कि इस तरह का अरस्तु का ये मानना था। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो वस्तुतः कवि या कलाकार अपनी संवेदना और अनुभूति से अपूर्णता को पूर्णता प्रदान करता है। अरस्तु के जो दृष्टि से अगर कहा जाए तो ये कहा जा सकता है कि कलाकार अपनी संवेदना और अनुभूति से अपूर्णता को पूर्णता प्रदान करता है और उसे आदर्श रूप देता है। अतः अनुकरण को मात्र नकल नहीं कहा जा सकता। अनुकरण सिद्धांत से इतिहासकार और कवि का भेद भी स्पष्ट हो जाता है। इतिहासकार हूबहू बात लिखता है जो भी इतिहास में घटित घटना हुई है, लेकिन कवि वो उसको सर्जनात्मक रूप देता है। इसीलिए कई बार किसी ऐतिहासिक घटना पर अगर कविता होगी तो वो एक अलग रूप की होगी, वो अलग तरह का उसमें सर्जनात्मक व्यापार दिखाई देगा, जबकि इतिहास में अपनी तरह की तथ्यात्मकता होती है। इतिहासकार तो उसका वर्णन करता है जो घटित हो चुका है, किंतु कवि उसका वर्णन करता है जो घटित हो सकता है। इसलिए काव्य का रूप अपेक्षाकृत अधिक भव्य है। भव्य का मतलब अधिक सुंदर है, अधिक आकर्षक है।
अरस्तु का यह भी मानना है कि काव्यास्वादन का रहस्य भी मनुष्य की अनुकरण की प्रवृत्ति में निहित है। मतलब मनुष्य जो अनुकरण की प्रवृत्ति जो मनुष्य की होती है, उससे वो काव्यास्वादन भी करता है। अनुकृति वस्तु से प्राप्त आनंद भी सार्वभौमिक नहीं है। ये जो काली लाइन की जो लाइन है उनको देखो कि अनुकृति वस्तु से प्राप्त आनंद से कम सार्वभौम नहीं है। अनुभव इसका प्रमाण है। जिन वस्तुओं के प्रत्यक्ष दर्शन से हमें क्लेश होता है, उन्हीं की यथावत प्रकृति को देखकर हम प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। मैंने बताया भी था इसको भी स्पष्ट करते हुए कि जैसे कभी कभी हम मार धाड़ को पसंद नहीं करते हैं यथाऊ स्थूलता में, प्रत्यक्ष रूप में, लेकिन जब फिल्मों में कोई मार धाड़ की दृश्य, फिल्मों को हम बड़ा, जो एक्शन फिल्में बहुत चलती हैं, एक्शन फिल्मों को हम देखना पसंद करते हैं, मार धाड़ की होती, जबकि जीवन में अगर प्रत्यक्ष जीवन में अगर ऐसी होती तो हम पसंद नहीं करते मार धाड़। तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ जो बात है उसी बात को इस ढंग से कहा गया है कि अनुकृति वस्तु से प्राप्त आनंद भी कम सार्वभौम नहीं है। इसका अनुभव इस बात का प्रमाण है कि जिन वस्तुओं के प्रत्यक्ष दर्शन से हमें क्लेश होता है, उन्हीं की यथावत प्रतिकृति को देखकर हमें प्रसन्नता का अनुभव होता है। तो वस्तुतः कलाजन्य जो आनंद अनुकृति जन्य आनंद ही है। अनुकरण की प्रक्रिया क्या है ये थोड़ा सा देख लें। अरस्तु के अनुसार कवि वस्तुओं को यथा स्थिति रूप में वर्णित नहीं करता, अपितु उनके युक्ति युक्त मतलब तर्कपूर्ण संभाव्य रूप में वर्णित करता है। मतलब कवि वस्तुओं को यथास्थिति रूप में वर्णित नहीं करता, अपितु उनके युक्तियुक्त संभाव्य रूप का वर्णन करता है। सपोज दैट कोई अगर लेखक किसी पेड़ का, किसी प्रकृति का दृश्य बना रहा, तो वो हूबहू दृश्य केवल नहीं बनाएगा बल्कि उसको और अधिक कलात्मक बना देता है और अधिक हरा भरा कर देता है। तो संभाव्य रूप का वर्णन होता है। इस प्रकार की मानव जीवन के स्थायी तत्व की अभिव्यक्ति के लिए वस्तु सत्य का बलिदान भी कर सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि मूल चीज़, जैसे किसी का जो है, हम किसी की पेंटिंग करते हैं, किसी का चेहरा बनाते हैं, तो मूलतः वो चेहरा उसका भले वो कितना भद्दा लगता हो, वो काला हो कैसा, लेकिन चित्र कभी कभी इतना सुंदर उनका बना दिया जाता है, तो ये क्या है, मूल वस्तु से भी अधिक आकर्षण कई बार हो जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार मानव जीवन के स्थायी तत्व की अभिव्यक्ति के लिए वस्तु के सत्य का बलिदान भी कर सकता है। मतलब मूल जो उसका है उससे कई बार उसका बिल्कुल बदल जाता है और उसमें परिवर्तन भी कर सकता है। वह मानव के कार्य ही नहीं अपितु उनके भाव, विचार, चरित्र आदि में कल्पना के रूप में परिवर्तन कर लेता है। काव्य में जिस मानव का चित्र होता है वह सामान्य से अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी, अथवा यथार्थ भी हो सकता है। वस्तुतः कवि सहृदय के आनंद के लिए यह परिवर्तन करता है, क्योंकि ऐसा करने से कवि को आनंद मिलता है। अब हम निष्कर्ष पर आते हैं। काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया है, आप इसको समझ रहे होंगे। विवेचन एवं निष्कर्ष की बात हम करते हैं। लास्ट हेडिंग आपको दिखाई दे रही होगी। अरस्तु ने अरस्तु के जो है विचार से, अरस्तु के अनुसार अनुकरण का विषय जीवन का बाह्य पक्ष नहीं है, अपितु इसका प्रभाव क्षेत्र अंतर जगत तक व्याप्त है। मतलब यहाँ तात्पर्य है कि अरस्तु केवल बाहरी स्तर पर नहीं बल्कि आंतरिक वैचारिक स्तर पर भी अनुकरण की पक्षपाती हैं। अरस्तु काव्य के लिए वस्तु कैसी है की अपेक्षा कैसी होनी चाहिए पर अधिक बल देते हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज़, कोई भी वस्तु का जब कवि कोई चित्रण करता है, किसी भी काव्य चित्रण करता है, तो उसका चित्रण जो है वो स्थूलता में केवल कैसा है उसका चित्रण कभी नहीं करता, बल्कि कैसा होना चाहिए इसका भी कवि चित्रण करता है। अपनी कविता में अब कलाकार अपनी तूलिका से करता है, जो चित्रकार चित्र में करता है। तो अनुकरण सिद्धांत का विरोध क्रोचे के सहजानुभूति सिद्धांत से भी है, क्योंकि क्रोचो के अनुसार कला मूल रूप से
कला मूल रूप से कलाकार के मन में घटित होती है और वह सहजानुभूति है जब अरस्तु के अनुसार वह कल्पनातीत है। तो अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की परिधि बड़ी संकुचित है। उसमें कवि की अंतस चेतना को उतना महत्व नहीं दिया गया जितना देना चाहिए। कवि जीवन के विभिन्न अनुभवों से गुजरता है, उनसे गुजरकर चेतना का निर्माण करता है, परंतु अरस्तु ने इस बात पर कम बल दिया। यहाँ आलोचनात्मक दृष्टिकोण है, आप लोग समझ ही रहे होंगे। ये उनके आलोचनात्मक दृष्टिकोण को यहाँ दर्शाया गया है। अभी हम आगे एक और थोड़ा सा इसमें पेज है, उस पर मैं चलूँगा और उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो यहाँ है दूसरा, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनको हम स्पष्ट करेंगे। अब इनको बहुत अच्छी तरह समझ लेना, क्योंकि ये आप अगर आपको जो है बैठा लिया आपने मनोमस्तिष्क में, तो परीक्षा में अनुकरण सिद्धांत आपके लिए आसान हो जाएगा लिखना। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? नंबर 1, कविता जगत की अनुकृति है तथा अनुकरण मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है। ये अरस्तु मानते हैं। अरस्तु ये भी मानते हैं कि अनुकरण से हमें शिक्षा मिलती है। बालक अपने से बड़ों की क्रियाएं देखकर तथा उनका अनुकरण करके ही सीखता है। मतलब अनुकरण एक शिक्षा का भी बहुत बड़ा माध्यम है, अरस्तु का मानना है। अरस्तु का ये भी मानना है कि अरस्तु अनुकरण की प्रक्रिया आनंददायक मानते हैं। हम अनुकृत वस्तु में मूल का सादृश्य देखकर आनंद प्राप्त करते हैं। मतलब हम अनुकृत वस्तु, मतलब किसी वस्तु का अनुकरण हुआ है तो उस मूल वस्तु जिसका अनुकरण हुआ है का सादृश्य देखकर, मतलब उसका दूसरा रूप देखकर, चित्र में देखकर, या जैसे किसी की फ़ोटो देखकर कितना आनंद आता है, किसी की फ़ोटो कोई चित्रकारी देखकर, तो मूल वस्तु का सादृश्य देखकर आनंद प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है कि अनुकरण के माध्यम से भयमूलक या त्रासमूलक वस्तु को भी इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है जिससे आनंद होता है। जब भयमूलक मतलब यही कि मारधाड़ भयमूलक होती है वस्तु, स्थूल स्तर पर अगर प्रत्यक्ष रूप में, सत्य रूप में अगर हम कहीं देखें इस, और जबकि फिल्मों में, एक्शन फिल्में सब पसंद करते, तो अनुकरण के माध्यम से भयमूलक या त्रासमूलक वस्तुओं को भी या घटनाओं को भी इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है जिससे आनंद की अनुभूति होती है अनुकरण में। काव्य कला सर्वोच्च अनुकरणात्मक कला है। काव्य कला जो है वो सर्वोच्च अनुकरणात्मक कला है तथा अन्य सभी ललित कलाओं एवं उपयोगी कलाओं से अधिक महत्वपूर्ण है। नाटक काव्य कला ही का ही सर्वोत्कृष्ट या सर्वाधिक उत्कृष्ट रूप है। छठवां पॉइंट है यहाँ कि अरस्तु ने काव्य की समीक्षा स्वतंत्र रूप से की है। प्लेटो की भांति दर्शन राजनीति के चश्मे से नहीं देखा। इसीलिए प्लेटो ने दर्शन और राजनीति और नीति शास्त्र, ये इस दृष्टि से प्लेटो ने कविता को या अनुकरण को नकार दिया, जबकि प्लेटो ने जो है ऐसा नहीं, अरस्तु ने काव्य की समीक्षा स्वतंत्र रूप से की है। अतः ये अगर कहें समग्रता में कि अरस्तु ने अनुकरण सिद्धांत को प्लेटो की अपेक्षा नवीन अर्थ प्रदान किया है और उसने इसमें शिवम की अपेक्षा, मतलब कल्याणकारी की अपेक्षा सुंदरम पर बल दिया है, अधिक बल दिया है। उसे दार्शनिकों और नीतियों के चंगुल से पृथक किया है। किसने? अरस्तु ने। जबकि प्लेटो ने उसको दार्शनिक और नीतिगत सिद्धांतों में फांस दिया था। जबकि अरस्तु मानते हैं कि नहीं, अनुकरण सिद्धांत जो है या अनुकरण जो है वो कल्याणकारी तो होता है, कल्याणकारी की अपेक्षा सुंदर भी होता है। अरस्तु काव्य को प्रकृति का अनुकरण मानकर चलते हैं। इसलिए डॉक्टर नागेंद्र कहते हैं कि अरस्तु का दृष्टिकोण अभावात्मक रहा है। अरस्तु का दृष्टिकोण कैसा रहा है? अभावात्मक रहा है। ये थोड़ा और त्रास और करुणा का विवेचन उसकी चरम सिद्धि रही है। त्रास और करुणा का विवेचन उसकी चरम सिद्धि रही है। ये मूल बात समझने की है। नेक्स्ट है
अरस्तु ने कवि की निर्माण क्षमता पर तो बल दिया है, पर जीवन के विभिन्न अनुभवों से निर्मित कवि की अंतस चेतना को महत्व प्रदान नहीं किया। उसके सिद्धांत में एक कमी यह भी है कि वह आंतरिक अनुभूतियों के भी अनुकरण की बात करता है। अनुकरण का इतना विस्तार नहीं हो सकता, बस यही उसके सिद्धांत की सीमा है। तो इस तरह से आगे हम अरस्तु के जो अब आलोचनात्मक दृष्टिकोण है यहाँ थोड़ा सा और बचा है कि अरस्तु ने अनुकरण को नया अर्थ प्रदान करते हुए कला का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित किया। कला को संवेदन एवं बिंब विधायनी शक्ति से संपन्न माना तथा कलागत सौंदर्य को शिवत्व से अधिक महत्व प्रदान किया। प्लेटो द्वारा कला पर पवित्रता को दूषित करने का जो आरोप लगाया गया था कि कला तो कहीं ना कहीं हमारे विचारों को दूषित कर देती है, हमें उद्वेलित कर देती है, ऐसा प्लेटो ने कहा था। तो यहाँ जो उन्होंने प्लेटो द्वारा कला पर पवित्रता को दूषित करने का जो आरोप लगाया गया था उसे अरस्तु ने स्वीकार नहीं किया। यही नहीं, अपितु उसने काव्य को दर्शन एवं नीति के चंगुल से मुक्ति दिलाई। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में अंतस चेतना को महत्व कम दिया है। वर्तमान समय में अत्यधिक प्रचलित गीति काव्य का तो उदय ही नैसर्गिक भावोद्रेक से हुआ है, जो बरबस मन में फूट पड़ता है। ये अनुभूतियाँ वैयक्तिक होती हैं, जबकि अरस्तु कला को वैयक्तिक अनुभूति की अभिव्यक्ति न मानकर संपूर्ण समाज को आनंद प्रदान करने वाली वस्तु मानता है। इस प्रकार गीति काव्य अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत से मेल नहीं खाता है। इसी प्रकार अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत का विरोध क्रोचे के सहजानुभूति सिद्धांत से भी है, क्योंकि क्रोचे कला को सहजानुभूति मानता, अनुकरण नहीं मानता। समग्रता ये कहा जा सकता है कि इस सिद्धांत की अपनी कुछ सीमाएं हैं, इस सिद्धांत की में भी कुछ अपनी कमियां हैं, सीमाएं हैं, लेकिन अंततः अरस्तु जो है, इस रूप में अरस्तु ने एक बहुत ही स्वस्थ दृष्टिकोण का परिचय दिया है कि उन्होंने प्लेटो की तरह कविता को हूबहू नकल न मानकर, काव्य को हूबहू नकल न मानकर उसको सर्जनात्मक माना, और इस तरह से उसने सर्जनात्मक मानते हुए कविता कैसी है, इससे अधिक कविता कैसा होनी चाहिए, कैसी, इस पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया। तो इस प्रकार से ये प्लेटो के अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत को आप अच्छी तरह समझ लिया होगा आपने, मैं आशा करता हूँ, और आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ लेना। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को ज़रूर बताना। हरि ओम।